हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और कैसे हो बताइए ज़रा मुझे। ये जो चैनल है आप सभी का है, अपना नहीं है, ध्यान रहे। आप सभी सपोर्ट करेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे यहाँ पे क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज जो चैप्टर नंबर अपना 3 है, चैप्टर नंबर अपना 3 है, इसका ये सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में इस पूरे को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम काफ़ी पढ़ चुके थे इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा चर्चा हम कर चुके थे। आगे चलिए, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। हम यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, जो धातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, नॉर्मल अभिक्रिया करती तो क्या होता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। आ जाइए सीखते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत तेजी से जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। कैल्शियम हो गया, ये जल के साथ काफ़ी अभिक्रिया करती है। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। कुछ कुछ धातुएं तो कुछ कुछ धातुएं ऊष्मा छोड़ती है। क्रियाकलाप 3.10 करेंगे, सावधानी रखनी है। इस क्रियाकलाप को शिक्षक के सहयोग की सहायता से ही करें। और 3.9 की सतह की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने छोटे टुकड़ों को अलग अलग डाल लीजिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। सोडियम तो लेंगे ही आप लोग। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और क्या धातु जल में आग उत्पन्न करती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या लिया हुआ है, क्या हो गया, एक तो धातु ली हुई है, क्या ली हुई है, धातु ली हुई है, लैंप लिया, क्लैंप लिया हुआ है, निकास नली ली हुई है। कौन सी धातु कौन सी चीज़ें उत्पन्न करते, धातु कौन सी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं, कांच का तंतु है ये, इसे गर्म किया जा रहा है ना। धातु पर भाप की क्रिया, धातु पर किसकी क्रिया, भाप की क्रिया। ओके, तो इसका ये चित्र है। अब चलिए समझते हैं इसे थोड़ा सा कि थोड़ी देर बाद, अरे क्या हो रहा है, इसको एक बार घुमाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा ये, नहीं तो बार बार परेशान करेगा, नहीं घुमाएंगे तो। आगे चलते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हैं, जो गर्म जल से आधे भरे हुए हैं। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उनके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उनकी अभिक्रिया को प्रक्षेपित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये भी अपने को लिखना है। और जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में अपने को लिखना है, अवरोही क्रम में अपने को लिखना है, बोले तो घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी ऊपर मानी सबसे ज़्यादा कौन अभिक्रिया करती है, फिर नीचे 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 ऐसे करते हैं, और सबसे जीरो पे कौन अभिक्रिया करते हैं, ऐसे अपने को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आगे चलिए कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। कौन सी गैस प्रदान करती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो धातु ऑक्साइड क्या है, जल में घुलनशील है और जल में घुलकर धातु
हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करता है। जल में घुलकर क्या करता है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो सभी धातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जल, धातु प्लस जल जो कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, धातु ऑक्साइड प्लस जल जो कि आपका धातु हाइड्रो ऑक्साइड है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रियाएं तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसी से उत्पन्न हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होता है। मानी पोटेशियम सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है और तेजी से सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेजी से ऊष्माक्षेपी होती है। माने ऊष्मा का बहुत ज्यादा छोड़ती है। ये हाइड्रोजन तो छोड़ती है, तत्काल छोड़ती है, और जब ये ऊष्मा छोड़ती है तो उससे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। अपने पास पोटेशियम में, पोटेशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और थोड़ी सी ऊर्जा निकलेगी, थोड़ी सी नहीं बहुत तेज ऊर्जा निकलेगी। इधर हम बात करें तो सोडियम के साथ भी यदि हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं, H2O की अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2OH H2G उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या करता है, उसमें ऊर्जा प्रदान करता है काफी मात्रा में। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो गया पोटेशियम, उससे कम है थोड़ा सा सोडियम है। दोनों ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। साथ में कैल्शियम भी करता है जो कि आगे अपने पास आएगा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। कैल्शियम भी करता है करने को तो, लेकिन थोड़ी सी धीमी होती है। कैल्शियम जो अपना Ca है ये भी करता है, ठीक है। कैल्शियम Ca होता है और Cl जो रहता है वो होता है आपका क्लोरीन। यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और यही हाइड्रोजन जो उत्पन्न हो रहा है वो आपस में प्रज्वलित नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। CaSO4 2H2O हो गया। और ये जो दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे कैल्शियम और जल की, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और जल हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, ठीक है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। बस ये इतना ही हाइड्रोजन उत्पन्न होता है जो कैल्शियम की धातु पर चिपक जाता है। अतः कैल्शियम तैरने प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो मैग्नीशियम है वो शीतल जल माने ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। परंतु कौन से जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है मैग्नीशियम? गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने की तीन ही है। एक तो अपना सबसे ऊपर आ जाएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम। ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये बहुत तेज, ये थोड़ी कम, ये थोड़ी कम, ठीक है। उसके बाद तो मैग्नीशियम आता है और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे से कोई लेना देना नहीं है, और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के धातु पर क्या हो जाते हैं माय डियर? चिपक जाते हैं। अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देती है। क्या करना प्रारंभ कर देती है? तैरना, तैरती है यूं को यूं करके यूं करके क्या करते हैं? तैरते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। केवल मैग्नीशियम ही करता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया।
एल्यूमिनियम भी नहीं करता, न ठंडे न गर्म, ये भी न ठंडे न गर्म, ये भी न ठंडे न गर्म। ठीक है। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ये तो भाई साहब भाप के साथ करते हैं। भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। धातु ऑक्साइड तथा क्या प्रदान करती है? धातु ऑक्साइड तथा क्या प्रदान कर देती है? हाइड्रोजन प्रदान कर देती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है ही अपना, ये अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, बोले तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा एल्यूमिनियम। लेकिन ये एल्यूमिनियम क्या है? ये भाप है, ये सॉरी ये जल जो है ना गैस रूप में है। कौन सी रूप में है? गैस रूप में है। तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लोहा भी गर्म होता तो है ही, खैर ये भी गैस के साथ थोड़ा बहुत अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसी के साथ और भी है कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है ना। कि माने गोल्ड के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर तीसरे नंबर पे है। ठीक है। अगर मैं अब इन सब की लगाऊं लंका लंका नहीं मतलब, सबसे पहला हो गया अपना पोटेशियम, फिर हो गया आपका सोडियम, फिर हो गया आपका कैल्शियम, फिर हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है। फिर मैग्नीशियम के बाद कौन आया? नीचे से तो आ गया आपका Au सोना हो गया, उससे ऊपर थोड़ा सा चांदी हो गया, उससे ऊपर कॉपर हो गया। कॉपर से ऊपर पीबी हो गया, पीबी, पीबी बोले तो लेड। ठीक है, पीबी हो गया, क्या हो गया? लेड हो गया। अब बीच में कौन बचा? अब इससे ऊपर तो बचा है भाई साहब कौन? लोहा। और ये तो इससे ऊपर दे देते हैं लोहा, फेरस, फिर दे देते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al। एक और मैग्नीज है, जिंक है, Zn, ये यहाँ पे आएगा। तो ये हो गई इनकी सक्रियता श्रेणी घटते क्रम में। कौन से क्रम में हो गई है? घटते क्रम में सक्रियता श्रेणी हो गई है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं पानी वानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए, आप लोग भी पानी पी लीजिए। चलिए
चलिए वापस से करते हैं स्टार्ट क्लास को। ठीक है, 1 मिनट मैं कुछ देख रहा था तो मैंने स्टॉप किया है क्लास, और अभी करते हैं वापस 1 मिनट के लिए। आप सभी लोग बने रहें, सीखते रहें बिंदास। चलिए माय डियर, वापस करते हैं क्लास को अपनी को प्रारंभ। बैटरी खैर लो है और वो इसका मैं ध्यान रखूंगा। आगे चलते क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। भाई हमने ये सब तो चेक कर लिया कि जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है और कौन कौन से जल के साथ अभिक्रिया करती है, वो हमने देख लिया। दैट इज कॉल्ड सक्रियता सरणी। अब क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, तो आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल का, संगत लवण एवं जल लवण और हाइड्रोजन क्या करते हैं, गैस प्रदान करती है। लवण और, ठीक है, लवण और क्या करती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, क्या, धातुएं। ठीक है, आगे चलिए इनके प्रति जो है क्रियाकलाप है वो हम कंप्लीट करेंगे। क्रियाकलाप 11वां है अपना कि सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। ये थोड़े खतरनाक हैं, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को यूज मत लीजिए, है ना। नमूने लीजिए, मलिन है, नमूने मलिन है, मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करते हैं, इसीलिए हमें इनको यूज में नहीं लेना है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम को नहीं लेना है क्योंकि ठंडे जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। आगे है कि नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परखनलियों में डाल लीजिए और थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार लटका दें कि उनका जो बल्ब है अम्ल में डूब जाए और बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। माने ध्यान रखिए कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानी HCl के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अपने धातु, आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया, ये अपने को चेक करना है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण अपने को क्या करने हैं, लिखने हैं। अभिक्रियाओं के लिए क्या करने हैं, अपने को समीकरण लिखने हैं।
जब धातु में नाइट्रिक अम्ल के साथ मानी HNO3 के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है होती है। HNO3 माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, सॉरी नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? जल में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। यह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड मानी N2NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। NO2 में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अतिरिक्त तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। भाई कुछ तो हो जाते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है ये तो तनु माने होता है पतला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे ही देते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा है कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्मा सेपी होगी, मानी सबसे अधिक ऊष्मा छोड़ेगी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती जाएगी। ठीक है, मानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो कौन है? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर है फेरस। फिर कौन है? फेरस है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे चलिए। डू यू नो अबाउट एक्वारीजिया? एक्वारीजिया को रॉयल जल कहते हैं और इसका लैटिन नाम है ये एक्वारीजिया। कौन सा नाम है? लैटिन है, लैटिन नाम है एक्वारीजिया। वैसे इसको बोलते हैं रॉयल जल कहते हैं इंडिया में। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक मानी जो HCl है, कंसंट्रेटेड HCl, और इसके अंदर नाइट्रिक एसिड HNO3 मिलाया जाता है। ये मिलाया जाता है 3, ये मिलाया जाता है 1। इनमें यही अनुपात होता है 3:1 का। कौन सा अनुपात होता है इनमें? 3:1 का ही अनुपात होता है। बात आ गई समझ में? कौन सा अनुपात होता है? 3:1 का इनमें अनुपात होता है। ओके, अकेले यह समता नहीं है जो नाइट्रिक एसिड है, या जबकि दोनों में से किसी भी अकेले जल में उसमें इतनी, अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? किधर किधर आ गई? कुछ जानवर बैठ गए इस पे। थोड़ा सा पक्षी है, चिन्ना सा। हाँ, इसका जो ताजा मिश्रण है ना, ये गोल्ड को गला सकता है। इसका जो ताजा मिश्रण है वो क्या कर सकता है? गोल्ड को गला सकता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले में यह समता नहीं होती है। एक्वारीजिया को भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक भी कहते हैं। भभकता द्रव भी नाम है इसका, भभकता द्रव, प्रबल संचारक भी है ये। और यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर सकता है? खा जाएगा, गला देगा।
आगे चलते हैं, पॉइंट है 3.2.4। अन्य धातु लवणों के साथ विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। भाई धातुओं के साथ तो आपको पता है, यदि हम किसका प्रयोग करवाएं, अभिक्रिया करवाएं, अम्लों की अभिक्रिया करवाएं, तो ये देती है आपकी लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन अन्य लवणों के साथ इनकी कैसी अभिक्रिया है वो हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, जांच लेते हैं। तो अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है, ये हम थोड़ा सा क्रियाकलाप के माध्यम से सीखेंगे। कॉपर एक स्वच्छ तार एवं एक आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर के तार को परख नली में रखें। आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखें और कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने परीक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 या 3.11 में से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी अपने को लिखना है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है यह भी अपने को बताना है कि यह किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया है। ये आ गए अपने पास। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जो कम अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु उसे विस्थापित कर देगी, हटा देगी। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा था, पहले चैप्टर में हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया, जो एकल विस्थापन अभिक्रिया थी और द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, दोनों ही हमने लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिए थे। जो पिछला वीडियो था आप लोगों ने भी उसे देखा होगा, आप लोग भी समझे होंगे। मैंने तो पूरी कोशिश की थी वहाँ पे आप लोगों को समझाने की। अब आप कितना समझे उसे, कितना नहीं समझे, आई डोंट नो अबाउट दैट, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टू लर्न दैट चैप्टर। आगे चलते हैं कि पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल, अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता की जांच की। क्या की? अभिक्रियाशीलता की जांच की। लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया वह वस्तुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन के रूप में विस्थापित कर देती है तो ये क्या हो गया, अरे क्या हो गई? उसको अंदर से डिलीट मारना पड़ेगा, वो परेशान कर रहा है भाई। हमने उसको हटा दिया था, है ना, वो क्या कर रहा है, अपने को परेशान कर रहा है। और हम भी नहीं चाहते कि हम परेशान होएं, बिल्कुल ही नहीं चाहते हम तो।
ये छोटे छोटे कीड़े हैं ना, इस पे बैठ रहे हैं और मैं इसको बहुत तेज चला दूंगा थोड़ा, फिर आसपास नहीं भटकेंगे ये कीड़े। चले आगे चलते हैं। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे तो एक आयरन सल्फेट का विलयन है और ये तांबे का तार इसमें लटका हुआ है। यहाँ पे तांबे के तार के साथ साथ इधर लोहे की कील लटकी हुई है ना। एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे की कील इसमें लटकी हुई है कि नहीं है। अब आप समझिए क्या क्या है इसमें। एक तो फेरस है, लोहा, और एक है इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट है। आपको पता है कि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम, फिर उससे सॉरी गोल्ड और अर्जेंटिनम बोले तो चांदी, और उसके बाद है कॉपर। और उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है भाई साहब? फेरस। ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा और खुद तो भाई साहब लग जाएगा फेरस के साथ, तो FeSO4 तो खुद बन जाएगा, ठीक है। और कॉपर को बोल देगा चल साइड में चल, तेरी ज़रूरत नहीं है, तेरी औकात नहीं है अपने साथ अभिक्रिया करने की, तो ये कर देगा इसको साइड में, ठीक है ना। क्या कर देगा, इसे साइड में कर देगा। आगे चलिए, सक्रियता श्रेणी है ना, क्या है अपने पास? सक्रियता श्रेणी है। और ये सक्रियता श्रेणी यहाँ पे पूरी थी कि अभी तक भी कोई जो है थोड़ा सा पक्षी इस पे जो बैठ रहा है। सक्रियता श्रेणी है ना, ये आ गई। सक्रियता श्रेणी का मतलब है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है, सबसे कम अभिक्रियाशील पदार्थ कौन सा। मैं थोड़ा इसे बड़ा करूंगा। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा ही रहने देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा नीचे से, इसीलिए पूरा नहीं आ रहा इसीलिए। ठीक है। मानी सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है ना, किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 और 3.12 अभिक्रिया निम्नलिखित श्रेणी सारणी में विकसित की गई है। अब इसको मैं करता हूं ऊपर, आप समझिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को ये पहले ही समझा दिया था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अपनी पोटेशियम है, उससे कम अभिक्रियाशील है आपकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जो तीनों हैं ये भाई साहब ठंडे जल के साथ, है ना, किसके साथ? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? ठंडे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। और ये दोनों जो हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके साथ? गर्म जल के साथ। और ये भाई साहब ये दोनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये करते हैं भाप के साथ अभिक्रिया। एल्यूमिनियम भी भाप के साथ ही करता है, ठीक है। और ये वाले तो भाई साहब अभिक्रिया ही नहीं करते, ये दोनों तो बोले ना ना अपने को टेंशन नहीं होने को मांगता है, हम किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका मैं बताऊं। काना चल मांग ले, काना चल मांग ले, है ना। कना चल मांग ले, कना की जगह हम काना लिख देते हैं इसको। काना, काना ही कर देते हैं, काना हाँ नहीं, काना। काना, काना का मतलब होगा के और NA, फिर होगा चल, सी को हम बोलते काना चल, मानी काना चल
मांग ले, मांग, ये होगा मांग, मांग ले, मांग ले में हो गया मांग मानी, और ए एल मानी ले, मांग ले। मांग ले, जाफरी को, जैफरी, जैफ को, ठीक है। पेरिस मानी जैफरी, मानी जेड एन और एफ ई, मांग ले जैफरी। काना चल मांग ले जैफरी। पी मानी आगे चलेंगे, मांग ले जैफरी पिताजी हैं, पिताजी, पिताजी हैं, पिताजी है का मतलब हो गया पीबी और एच, मानी पिताजी हैं, पिताजी हैं कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, पिताजी हैं कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, पिताजी हैं कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। मानी काना चल मांग ले जाफरी, काना चल मांग ले जैफ, काना चल मांग ले जैफ पिताजी हैं, पिताजी हैं कॉपर एच, कॉपर जिंक, कॉपर जस, कॉपर मरकरी एल्यूमिनियम, कॉपर मरकरी एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर मरकरी सोना चांदी, चांदी सोना, पिताजी हैं कॉपर मरकरी चांदी सोना, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये घटती अभिक्रियाशीलता, बीच की अभिक्रियाशीलता, सबसे कम अभिक्रियाशीलता, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाले पदार्थ अपने को इस सक्रियता श्रेणी में दिखाए गए हैं। हम मांग लेंगे। आगे चलिए, ये सब क्वेश्चन है। आगे चलिए, आइए धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो धातु हैं और अधातु हैं किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। माने ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा, आपने कई अभिकर्मों को के साथ धातुओं की अभिक्रिया ये देखी, और धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों दर्शाती है, क्यों प्रदर्शित करती है। नवीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। नवीं कक्षा में जो अपने को दिया गया था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको स्मरण कीजिए। और हमने जाना है कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है, उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इसीलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अपने को ध्यान देना है। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम 11 नंबर पे आता है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और अंत में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम तो देगा किसी को। यह है हमें एम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, मानी तीसरे कोष से KLM से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। पहले कोष को हम K कहेंगे, दूसरा KL होगा, और तीसरा कौन सा कोष होगा, M होगा। लास्ट का KLMN होता है लास्ट का।
ठीक है ना। एल कोष इसका 72वां कोष बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित हैं और इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। इस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण धन आवेशों की अधिकता होती है। ठीक है, मैं कहूं आपसे कि भाई ये पूरे में इलेक्ट्रॉन जो ये अंदर है इसमें 11 तो पॉजिटिव है और बाहर 10 नेगेटिव है। 10 क्या है? नेगेटिव है। तो 11 में से 10 गया तो अपने पास पॉजिटिव कितना बचेगा? फाइनली 1 पॉजिटिव बचेगा। होने के कारण धन आवेश की अधिकता होती है और यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के 72वें कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यदि सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या कर ले? संयोग कर ले, और संयोग करके क्या बन जाए? यौगिक बन जाए। संयोग करके क्या बन जाए? आपस में यौगिक बन जाए तो काम चल जाए। तो अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई आवेश ऋण प्राप्त करता है। इकाई आवेश क्या प्राप्त कर लेता है? ऋण प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? ऋण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है और 72 कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। और इसके KLM में, KL और M कोषों में मानी कक्षाओं में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋण आयन प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित के आदान प्रदान का संबंध चित्र इस प्रकार है। देखो, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी है आपकी? हीलियम है, नियोन है और आर्गन है। इस हीलियम 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न किसी को देगा न किसी को लेगा। आर्गन 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाला तो यही है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। इसमें 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, न किसी से लेना है न किसी से देना है। अब बात करें सोडियम धातुओं की, तो सोडियम धातु में तो भाई साहब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक किसी को देगा और पॉजिटिव बन जाएगा। भाई दे के ही तो पैसा वाला बनता है, कोई भी आदमी लेके बनता है। किसी को मैं उधार दे दूं तो मेरे को बोले को वाह ये तो पैसे वाला है, मेरे को उधार दे दिया तो मैं पैसे वाला हुआ, है कि नहीं? मैं किसी से ले लूं, मैं कहूँगा यार अपने पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, चलो मैं इसे 1 लाख उधार मांग लो। है मैग्नीशियम Mg जो है, मैग्नीशियम Mg जो है, इसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसके में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी त्यागेगा। इसके 72 में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा? ये भी त्यागेगा, ये भी त्यागेगा। ठीक है, तो जिनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 तक रहते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? दूसरे के साथ संयोग करा लेते हैं। अब सोडियम इसकी बात आ गई। इसके 72 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो ये भाई साहब 3 ले लेगा, किसी से 3 ले लेगा, ये किसी से 2 ले लेगा, ये किसी से 1 ले लेगा, ये किसी से 3 लेगा, ये किसी से 2 लेगा और ये किसी से 1 लेगा। और अपने 72 कक्ष को क्या करेंगे? ये पूर्ण करेंगे और अपना काम चलाएंगे। अपना काम क्या करेंगे? चलाएंगे, क्योंकि सब लोग प्रकृति में लगभग अपना काम चलाने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, प्रकृति में सब लोग जो हैं अपना काम चलाने में क्या कर रखे हैं? लगे हुए हैं। इसके अलावा कर कुछ नहीं रहे, बस अपना काम चला रहे हैं।
क्या चला रहे हैं माय डियर? अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, अपना कार्य चला रहे हैं, ठीक है। और अब इधर कार्य चल गया मैं तो कितना अच्छा दिख गया, जैसे ही पीछे से सफ़ेद की जगह काला आया और मैं भाई साहब अच्छा दिख गया। क्या दिख गया भाई साहब? अच्छा दिख गया मैं। और वापस ये हो गया कौन सा? सफ़ेद, और मैं यहाँ से काला दिख गया तो भाई साहब ये कमाल है मेरे कंप्यूटर का नहीं है कैमरे का। ओके, थोड़ा सा कुछ कमी है इसमें, वैसे खैर ठीक ठाक दिख ही रहा है। और मेरे यार पाँव दुख गए बहुत तेज। अब मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊं या पढ़ाऊं, थोड़ा सा इसको तो पूर्ण करना ही पड़ेगा ना। चले भाई आगे चले। आगे चलते हैं। आगे आ गया या आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जो आयनों के यौगिक होते हैं उनका क्या गुणधर्म है, उनके बारे में थोड़ी सी हम कर लेते हैं चर्चा, ठीक है ना। इसके बारे में आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म है उसके बारे में थोड़ी सी हम कर लेते हैं चर्चा। मेरे यार गोडे दुख गए, गोडे, ओ माय गॉड, हटा ही नहीं रहा जा रहा बहुत दुख गए, ग्रीस भरवानी पड़ेगी इनके अंदर चलिए, मानी आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं कि विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड माने नमक लीजिए, और पोटेशियम क्लोराइड लीजिए, आयोडाइड लीजिए, बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, माने सोडियम तो क्लोराइड लेना है, NaCl पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, KI ले लीजिए, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, बेरियम Be क्लोराइड, यही होगा बेरियम क्लोराइड। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है चेक कर लीजिए। धातु के स्पेचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए और इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। इन नमूने के साथ भी यही प्रक्रिया कीजिए, माने सभी जो नमूने हैं उनके साथ यही प्रक्रिया करनी। स्पेचुला दैट मीन्स हम कहेंगे एक छोटी सी कटोरी नुमा आकृति होती है, कटोरी नहीं होती, चम्मच होती है, उसे स्पेचुला कहते हैं, है ना। ये जो चम्मच है इसके अंदर रखा है, इसको गर्म किया है, तो ये जो चम्मच है यही स्पेचुला है। क्या है? स्पेचुला कहते हैं इस चम्मच को, तो ये ले लीजिए, ठीक है। ये स्पेचुला है, वो ले लिया गया है। आगे है कि स्पेचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए और इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूनों के साथ भी यह क्रिया दोहराइए। आप क्या देखते हैं? क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोल, केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या ये घुलनशील हैं? 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। किसी एक लवण के विलयन में क्या कर दीजिए? इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार अन्य लवण नमूनों की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वो भी आप लोग बताइए। आगे चलिए कि कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक हैं। जैसे हम कहें कि जो नमक है उसका गलनांक कितना है, मानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, केल्विन पे हो जाता है, वो है 1074 पर, ठीक है। और उबलने कितने पे लग जाता है? ये हो जाता है 1686 पर उबलने लग जाता है। लिथियम क्लोराइड जो है आपका कितने पे उबलेगा? ये गलनांक कितना है? 887 है और 1600 पर उबलने लग जाएगा।
ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो 1045 का क्या है गलनांक है, और 1900 पर क्या हो जाएगा, ये उबलने लग जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है 2850 है इसका गलनांक, और 3120 पर ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक है, उबलने लग जाएगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड 981 है, और ये 1685 है इसका गलनांक। ठीक है, मानी क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब होता है वह पॉइंट जहाँ पे वो उबलने लग जाए। गलनांक का मतलब है वह पॉइंट जहाँ पर गलकर पानी बन जाए। ठीक है, पानी जैसी लिक्विड बन जाए, कहने का मतलब है। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। आयनिक जो यौगिक है उनके सामान्य जो गुणधर्म है उन पे आप लोगों को ध्यान देना है और बताना है कि कौन कौन से उनके सामान्य गुणधर्म। 1 मिनट के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, केवल अपना जो है ना ये चेंज कर लेता हूँ बैटरी। ठीक है, केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। इसीलिए आगे चले, हो गया है, बैटरी बदल गई, टाइम नहीं लगा बैटरी बदलने में। तो भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है। मानिए धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक कठोर एवं थोड़े कठोर, यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर इन पे दाब डाल दिया गया आयनिक यौगिक पर तो टुकड़ों में टूट जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है आयनिक यौगिकों का, मानी आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है एवं क्वथनांक वो बहुत अधिक होते हैं। गलनांक भी बहुत अधिक होता है, क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत अंतर आयनिक या अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा क्या होती है, आवश्यकता होती है। घुलनशीलता कैसी है, माने वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि में विलायकों में अविलेय रहते हैं। आदि विलायकों में क्या रहते हैं, अविलेय रहते हैं, मतलब इनमें मिलते ही नहीं है। विद्युत चालकता क्या है, माने किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की शीतलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। और जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयनिक विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गर्म करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्तर विद्युत आकर्षण बल के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। मतलब आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन होता है। क्या होता है, आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन होता है। माने एक बार फिर से समझिए कि किसी भी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों में जलीय विलयनों में आयन उपस्थित होते हैं
जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, माने विपरीत इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ गमन करेंगे, ठीक है ना, गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के चालन नहीं करते, ठोस अवस्था में नहीं करते, लेकिन लिक्विड अवस्था में करते हैं ना, विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, ठीक है। मानी दृढ़ अवस्था के अंदर, कठोर अवस्था में आयन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो ऐसी कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्तर विद्युत आकर्षण बल का ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है आसानी से। इस तरह को अलग पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आगे आ गया अपने पास धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, धातु कहाँ से प्राप्त की जाती है? क्या धातु आकाश में उड़ती है, या धातु बारिश में टपकती है, या बारिश में बरसती है? कहाँ से प्राप्त की जाती है आखिरकार? माने जो पृथ्वी है उसकी भू प्रॉपर्टी, माने पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से धातुओं का मुख्य सोर्स है। माने पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है वो धातुओं का मुख्य सोर्स है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड होता है, समुद्री जो जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, ये मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को खनिज कहते हैं। जब कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, और इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। इन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। मानी वे पदार्थ जो प्रकृति से निकालने पर लाभदायक हो, ठीक है। यह नहीं है कि पृथ्वी से निकाल तो लिया लेकिन बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, मार्केट में वैल्यू नहीं है तो लॉस हो रहा है। मार्केट में वैल्यू नहीं है तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम उन अयस्कों को नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, उन खनिजों को नहीं निकाल सकते, लेकिन अयस्क वही कहलाते हैं जो लाभकारी हो, ठीक है। अयस्क वही है जो लाभकारी हो। आगे आ गया धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण का मतलब है धातु को क्लियर कैसे किया जाए, बढ़िया कैसे बनाया जाए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि धातुओं से अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये बात ठीक है कि सोना, चांदी और कॉपर ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है, कुछ जो धातुएं अपने यौगिक के साथ मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील है होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि गोल्ड, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना जो हो गया, चांदी जो हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये वैसे दिखते नहीं है कॉपर, और ये थोड़ा सा इनके साथ सल्फाइड अयस्क रहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की ओर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। ये इतने अधिक अभिक्रियाशील हैं, दो को तो छोड़ दो, लेकिन ये तीन तो है अभिक्रियाशील और ये दो तो खतरनाक ही है। अभिक्रियाशील होते हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक हो गया, फेरस हो गया, पीबी हो गया, माने लेड हो गया, ये की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है।
पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेटेड ऐश के रूप में पाए जाते हैं। किस ऐश के रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेटेड ऐश के रूप में पाए जाते हैं। किस ऐश के रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेटेड ऐश के रूप में पाए जाते हैं भाई साहब। ये तो आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। कई धातुओं के अयस्क क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वैसे नाइट्रोजन पाया जाता है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसीलिए ये ज़्यादातर अभिक्रिया कर ही लेता है किसी न किसी पदार्थ से। किसी न किसी पदार्थ से क्या कर लेता है? ये अभिक्रिया कर ही लेता है। क्या कर लेता है? ये अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं कि इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि निम्न अभिक्रियाशील, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील और तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे ये तो भाई साहब आते हैं विद्युत अपघट्य में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? विद्युत अपघट्य विधि से इसका क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। इसका पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब अगर हम बात करें जिंक की, ये कार्बन के रूप में, कार्बन के उपयोग से अपचायक है। माने जिंक हो गया, फेरस हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब। और ये तो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहते हैं, सोना और चांदी। तो ये तो बिना टेंशन के है। यहाँ Hg और था इनके ऊपर जस्ट। ठीक है, तो ये भी स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है। थोड़ा बहुत इनके साथ कुछ चीजें मिली जुली रहती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है अयस्कों का समृद्धिकरण। मतलब हम अयस्क निकाल लिए, अब उसमें समृद्धिकरण कितना है वो भी तो हम चेक करें कि अयस्क के अंदर कितने % तो अशुद्धियां हैं और कितने % पदार्थ है, मेटल है, या जो वस्तु निकाल रहे हैं वो है। जो वस्तु निकाल रहे हैं वो है। ये भी तो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। समृद्धिकरण माने पृथ्वी से खनिज। और मेरे बाबू कहाँ हो रहा है तू? अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आसान होता है। अयस्क से अशुद्धियों को हटाना क्या होता है? आसान होता है। और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के यानी तो गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। और इस पृथक्करण के लिए भिन्न भिन्न तकनीक अपनाई जाती है। भिन्न भिन्न तकनीक क्या की जाती है? अपनाई जाती है। अलग अलग तकनीक से हम इन पदार्थों को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अब इसका चार्ट वैसे अपने पास आ गया है माय डियर।
क्या आ चुका है अपने पास, चार्ट आ चुका है ये वाला। इसको थोड़ा सा चिन्ह कर लेते हैं अपन, जो कि पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सीधा देखो, वे पदार्थ, वे खनिज जो पृथ्वी से निकालने पर मतलब वे खनिज जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, है ना। लाभदायक का मतलब है जिनका व्यापार लाभदायक होता है, वे अयस्क कहलाते हैं, उन्हीं को पृथ्वी से निकालते हैं। उनका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण का मतलब समझते हो कि उनमें से अशुद्धियों को अलग करना, और जो अशुद्धियाँ, जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ, उनको अलग कर लेना, यही होता है सांद्रण। ठीक है ना। ओके, अब बात करेंगे कि अपने पास 3 प्रकार की अभिक्रियाशीलता है। उच्च अभिक्रियाशीलता, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, और बहुत निम्न, यह तो मध्यम है, निम्न। माने उच्च के अंदर तो आप लोगों को पता है अपना पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, ये सब उच्च अभिक्रियाशील में है। एल्यूमिनियम भी है होने को तो, मैग्नीशियम भी है होने को तो, ठीक है, लेकिन ये उच्च में आते हैं। तो इनको शुद्ध करने के लिए हम कौन सी विधियां अपनाते हैं? उच्च अभिक्रियाशीलता में गलित धातुओं का विद्युत अपघटन। गलित धातुओं का कौन सा विद्युत अपघटन अपनाते हैं, विद्युत से अपघटित करते हैं इसे। ठीक है ना, पानी वानी देकर तो छानेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, पानी के साथ तो वैसे ही अभिक्रिया करता है, तो पानी के साथ इनको नहीं, विद्युत अपघटन करवाया जाता है इनका, और शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो मध्यम वर्ग है उनके अंदर तो अपने पास फेरस हो गया, है ना, फेरस हो गया, पीबी हो गया, ये ऐसी चीजें आ रही है। ठीक है, अब इनके जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये कार्बोनेटेड हैं तो निस्तापन किया जाएगा, अगर ये सल्फाइड वाले हैं तो भर्जन किया जाएगा। फिर उनके बाद प्रोसेस आता है आपका धातु का ऑक्साइड, माने धातु के साथ ऑक्साइड डाला जाता है, फिर उस धातु को वापस से हटाया जाता है ऑक्साइड के। यहाँ पर भी वैसे ही है, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है वैसे जो कुछ तो है ही नहीं, अपना कॉपर हो गया, ठीक है, या फिर हम कहेंगे अपना सोना हो गया, अपना चांदी हो गया, Ag, Og और Cu, ये तो बहुत कम अभिक्रियाशील करते हैं। तो ये सल्फाइड है, इसका इनका भर्जन किया जाता है, धातु प्राप्त की जाती है और परिसंस्करण हो जाता है इनका। तो ये पूरा इनके अंदर प्रोसेस चलता है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे अपने पास है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। भाई सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आता है, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब जो नीचे आते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाए आखिरकार। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं की काफी अनभिक्रिया यानी बहुत कम अभिक्रिया होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती, केवल गर्म करने से ही पार पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए हो गया आपका सिनेबर, HgS हो गया, ठीक है, ये सल्फाइड के साथ पाता है, तो ऐसे मरकरी जिसे हम पारद भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। वायु में गर्म करने पर क्या बन जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म पारद में अपचयनित हो जाता है। गर्म पारद में क्या हो जाता है? अपचयनित हो जाता है। तो ये अपने पास इसका डायग्राम हुआ दिया गया है। HgS माने सल्फाइड है, इसका गर्म करने से पार पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में इसको जलाया जाएगा, ताप दिया जाएगा, तो HgO मानी ये बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और SO2 मानी सल्फर डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा। ठीक है, फिर वही ऑक्साइड के साथ जो है इसका फिर से तापन किया जाएगा, अपने को शुद्ध अवस्था में Hg मिल जाएगी।
शुद्ध अवस्था में क्या मिल जाएगी, Hg मिल जाएगी। Hg बोले तो पारा। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड सल्फाइड के में उपलब्ध तांबे को केवल धातु में गर्म करके, केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो ये अपने पास कॉपर सल्फाइड है, इसके साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाता है। फिर वापस से इसको क्या किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ ताप अभिक्रिया करके ताप करवाया जाता है, तो अपने को कॉपर मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है। ठीक है। आगे आ गया सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता, इसकी अभिक्रियाशीलता, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में प्राय सल्फाइड या कार्बोनेटेड के रूप में ही पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, गर्म करने से ही मिल जाता है, अधिक आसान होता है। इसीलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अधिक ताप पर गर्म कर दे तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित आयु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इसे निस्तापन कहेंगे। मानी ताप अधिक देंगे तो ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन और ताप अधिक देंगे तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। और अगर हम क्या करें, ताप तो अधिक दें, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है वायु की उपस्थिति में अधिक ताप दे तो। और ये दूसरा वाला कौन सा है कि कार्बोनेटेड अयस्क को सीमित वायु में, मानी कम वायु में, है ना। यहाँ पे क्या देंगे, कम वायु में अगर दें तो होता है आपका निस्तापन, और अधिक वायु और अधिक ताप दे तो होता है भर्जन। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न लिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो जिंक सल्फाइड वाली वस्तु मिलेगी अपने को। जिंक सल्फाइड वाला तो जो सल्फर से है तो उनका तो क्या किया जाएगा, भर्जन किया जाएगा, है ना। इनको तो गर्म कर देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर वापस से अपने पास सल्फर तो उड़ जाएगा। अगर अपने पास जिंक कार्बोनेट है तो इसका तापन किया जाएगा सीमित आयु में, तो यही जिंक सल्फेट फिर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु ही अपचयित हो जाती है। जिंक को अगर हम किसके साथ, कार्बन के साथ मिला दें, जिंक सल्फाइड को, जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक अपने को स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाती है जो कि एक जहरीली गैस है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं और धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, अपचयन प्रक्रम है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रम से आप पहले से ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी क्या है, प्रक्रम है।
कार्बन मानी कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीज ऑक्साइड को हम यदि एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ताप देंगे तो मैग्नीज अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम चूर्ण एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और ऊष्मा अलग हो जाएगी। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो रहा है? बिल्कुल पहचान सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यही होता है कि ऑक्सीकरण। क्या आप बिल्कुल इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित। और ये क्या हो रहा है, ये बार बार आज भाई साहब 2-3 बार हो गया। खैर ये किसी चीज से उसको हटाना पड़ेगा। एक हमने अंदर ले रखा है, उसको हटाएंगे, डिलीट करें, मारेंगे उसे, तभी समझ में आएगी उसके। ठीक है, इसमें ऊष्मा की इतनी मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। और वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनी पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इन अभिक्रियाओं को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, जहां ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अपने पास ये तो है चूर्ण है, आयरन ऑक्साइड का चूर्ण है, एल्यूमिनियम का भी चूर्ण है, इनको गर्म किया जाता है, थोड़ा सा गर्म देकर इसको अभिक्रिया की जाती है। तो ये जो रेल की पटरियों के बीच में जॉइंट है उसको भरने के लिए काम में आता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है ऐसी कंडीशन में। और ऐसी अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आगे आ गया है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है और इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माने सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं हैं वो हमने पहले ही देख ली पूरा प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ज़्यादा उन्हें और किसी जैसे पानी वाली विधि से साफ नहीं कर सकते, हम उसे गर्म भी नहीं कर सकते हैं, उनको हम विद्युत अपघटनीय विधि के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और आसानी से अलग कर लिया जाता है। यदि हम उनको अन्य किसी प्रोसेस से करें तो वो वहीं पे ब्लास्ट कर जाएंगे, वहीं पे आग लगा देंगे। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम हो गए,
ये इनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। अधिक अभिक्रियाएं इस प्रकार है। अभिक्रिया अपने पास दी हुई है ना, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको ना, काफी समय हो गया है। तो अपने पास निम्न अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है, और लगभग समाप्त होने को है। धातु का परिष्करण हो गया, अंतिम टाइम है परिष्करण में। ये क्या हो रहा है? हाँ, परिष्करण की बात करें तो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हम हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने की जो सबसे अधिक प्रचलित विधि है वो विद्युत अपघटनी विधि ही है। विद्युत अपघटनी विधि मानी कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रम को अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को की परत पतली परत को कैथोड पर बनाया जाता है। धातुओं के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटनी के रूप में किया जाता है। किसका? के रूप में होता है। विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित की जाती है तथा एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। अशुद्ध धातु कहाँ मिलेगी अपने को? एनोड पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एनोड पर। शुद्ध धातु अपने को मिलेगी कैथोड पर। कुछ जो कचरा रह जाता है वो एनोड पर मिलता है, उसे हम एनोड पंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंक कहते हैं। समझिएगा जरा कि इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्टे से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। माने शुद्ध जो धातु है वो तो कहाँ मिलेगी अपने को? कैथोड पर। एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियां उपस्थित हो जाती है, उन्हें हम एनोड पंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंक कहते हैं। यहाँ पर ये विद्युत अपघटनी विधि अपने को दिखाई गई है। क्या की गई है? दिखाई गई है, ये रही थोड़ी सी। यहाँ पर हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। अब अपने को समझ लीजिए कॉपर को शुद्ध करना है, तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये पूरा का पूरा। ये एनोड है। आपको पता है कॉपर Cu और अपने पास 2+ पावर आती है इसकी, तो इस पे पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव भाई साहब भगेगा नेगेटिव की तरफ, तो एनोड की तरफ ही आएगा। ये इधर, ये देखो इसका चित्र दे रखा है, इधर आ रहा है। ये भी एनोड से कहाँ आ रहा है? कैथोड पर आ रहा है। किस पे आ रहा है? कैथोड पर आ रहा है। और ये जो एनोड है इस पर तो भाई साहब इसके नीचे जो अपद्रव्य है, गंदगी है, वो इसके नीचे जमा हो जाएगी, है ना। और शुद्ध धातु कैथोड पर आके क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। इसे जो नीचे रखा हुआ है इसे बोलते हैं कचरा, और यही है एनोड पंख। क्या है ये? कचरा है, एनोड पंख इसे कहा जाता है। संसारण क्या होता है? अंतिम पॉइंट है इसका संसारण। माने संसारण के संबंध में हमने चैप्टर नंबर 1 में निम्नलिखित बातों पर ध्यान कर चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर वस्तु काली हो जाती है, माने चांदी की वस्तु काली हो जाती है। और सिल्वर का वायु में उपस्थित जो सल्फर के साथ अभिक्रिया है कर सिल्वर सल्फाइड, क्या? सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है।
किसकी परत बनाता है? ये सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेता है। ओके, तो ये सारा चैप्टर अपना फिनिश हुआ है और आई थिंक आप लोग समझे होंगे। मैंने थोड़ा यहाँ से जल्दी कर दिया। आगे अपने क्वेश्चन आंसर हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपने को देखने को मिलेंगे आगे, तो आप लोग उन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, या कुछ बचा है इसमें? आई थिंक कुछ तो बच रहा है ना, थोड़ा सा और है इसमें। ये तो हो ही गया है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और है। संसारण से सुरक्षा तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ ही लिया है। देखते हैं और क्या है। ओ माय गॉड, है इसमें तो थोड़ा सा और है, तो इसको और पढ़ लेते हैं। मैंने सोचा कि ख़त्म हो चुका है, जबकि अपने यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है। मैं इसको थोड़ा सा यूं ही समझा देता हूँ। ठीक है, अपने पास आ जाएगा संसारण से सुरक्षा। संसारण से सुरक्षा मानी जो वस्तुएं, जैसे हम लोहे की वस्तुएं, उन पे जंग लग जाती है, तो संसारण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम उन पे या तो ग्रीस लगा देते हैं, या ऑयल लगा देते हैं, या फिर हम उन पे पेंट कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि कुछ धातुओं के अंदर कुछ स्पेशल धातु मिला के मिश्र धातु बना देते हैं, और मिश्र धातु बनाकर उन्हें क्या कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अपने पास एक गैल्वेनाइजेशन विधि है, जिसमें हम जिंक की परत बोले तो जस्ते की परत मिलाकर, है ना, क्या करके जस्ते की परत मिलाकर उस धातु को क्या कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं। हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण या यसदलेपन, यसदलेपन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक मानी जस्ते की परत क्या कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है, पतली परत उस पर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, लगभग 0.05 mm की ये परत होती है, ये चढ़ा देते हैं। मिश्र धातु बनाकर भी हम संसारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आपको पता है शुद्ध सोना जो होता है काफ़ी नरम होता है, और ये 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है ये शुद्ध सोना? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है, इसे आभूषण बनाने के उपयोग में नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। 22 कैरेट और कुछ भाग में या तो तांबा मिला देंगे, चांदी मिला देंगे, तब उसको काम में ले लेंगे। यदि कोई एक धातु पारद है तो उसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अमलगम, और कोई दूसरा मिला दो कुछ भी तो अमलगम बन जाता है। ठीक है, आगे एक मिश्रण हो गया अपना टीन का, रसायन का, जिसे हम सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सोल्डर कहते हैं। प्राचीन भारतीय धातु क्रम का चमत्कार देखो कि अपने यहाँ पे 1600 वर्षों पूर्व, लगभग आज से 1600 वर्ष पूर्व लगागा, दिल्ली के मेहरौली के अंदर एक स्तंभ है जिसे हम कहते हैं लोहा स्तंभ। ठीक है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा, ये आज तक गला नहीं। ऐसी अगर अपने पास तकनीकी मिल जाए तो भाई साहब अपने मकान करोड़ों साल तक चल जाए। 16 साल तक चल गया तो अपने मकान की जो आरसीसी होती है उसमें लोहा ही तो डालते हैं अपन, तो फिर सीधी छत्ती लोहे की बना दे अपन, जंग ही नहीं लगे तो। अरे भाई खतरा ही खत्म पूरा का पूरा। है ये 8 मीटर लगभग लंबा, लगभग 6 टन का है, 600 किलो का है ना। बस ये इतना ही था। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेज दें, जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कक्षा 10 की लाइव क्लास अपने यहाँ पे हो रही है। एक किताब से तो मैं केवल रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, अदरवाइज़ मैं पीपीटी से आपको अच्छे से समझाता हूँ। बस वहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रैक्टिकल में नहीं करवाता हूँ, है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।